स्टूडेंट्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉटनी पोर्शन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। पहले वाले लेक्चर में हमने मेरिस्टेम और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम फेजेस ऑफ ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, फेजेस ऑफ ग्रोथ का मतलब कि ग्रोथ कितने स्टेप्स में हो रही है या ग्रोथ के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू कर देते हैं इसको, फेजेस ऑफ ग्रोथ को। पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप्स कितने होते हैं। अच्छा, लास्ट जब मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी आपके पास लोअर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो भी ग्रोथ होती है वो कंप्लीट बॉडी के अंदर हो रही होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं मेरिस्टेम या फिर ग्रोथ पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो ये बात आपको पहले से ही पता है। जो भी आपके पास लोअर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। बेटा, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो ग्रोथ सिंपली इन्वॉल्व्स द इनलार्जमेंट ऑफ सेल्स फॉलोड बाय द सेल डिवीजन। इसके अंदर जो लोअर प्लांट्स हैं जिनके अंदर वस्कुलर बंडल्स नहीं है, वस्कुलर बंडल्स का मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं है, उनके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो पूरी बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, और एक सेल डिवीजन के सिंपल प्रोसेस के थ्रू हो रही है। लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं जैसे एंजियोस्पर्म है। बहुत सारी क्लासेस हैं, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 के अंदर पढ़ी होंगी, किंगडम प्लेंटी के अंदर। एंजियोस्पर्म का मतलब है वो प्लांट्स जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स क्या कहलाते हैं आपके पास? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ टेक प्लेस ओनली एट द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट। ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी कि जो भी लेंथ इंक्रीज होती है वो सिर्फ टिप से हो रही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कुछ मेरिस्टेम होते हैं, क्योंकि वो टिप पर थे इसलिए हमने उन्हें नाम दे दिया था एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि लोअर प्लांट्स के अंदर तो ग्रोथ ओवरऑल पूरी बॉडी में भी हो सकती है सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू, लेकिन जो हाई प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके अंदर जो लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो सिर्फ टिप के थ्रू होगी, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ टिप पर प्रेजेंट होती है। ये लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा, जब आप इस टॉपिक को याद कर रहे होंगे तो आप ये जो लोअर प्लांट्स वाली बात है तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहें तो ये नहीं लिखें। आप जब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म से। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बता देंगे कि फेजेस कितने होते हैं। तो बेटा, इसके 3 फेजेस हैं। पहले आपके पास कहलाता है फॉर्मेटिव फेज, एक एक करके हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कहलाता है एलोंगेशन फेज या फिर एलोंगेटिव फेज, और थर्ड आपके पास कहलाता है मिचुरेशन या फिर डिफरेंशिएशन फेज। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि इनको इन फेजेस के नाम हमने क्यों दिए। सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मेटिव फेज के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर आपके पास फॉर्मेटिव फेज है तो फॉर्मेटिव फेज का नाम क्यों रखा? जाहिर है कोई ना कोई चीज़ फॉर्म हो रही होगी, कोई ना कोई चीज़ बन रही होगी। ठीक है, और आपको पता है अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या चीज़ बनेगी? सेल। क्योंकि अगर सेल के अंदर, अगर प्लांट की बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10,000 सेल हैं और अब प्लांट की बॉडी में 10,050 सेल्स हैं, तो जाहिर बात है प्लांट की बॉडी में जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो हम ही कहेंगे कि प्लांट की बॉडी में ग्रोथ हो गई। तो फॉर्मेटिव फेज में क्या होता है? सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे होते हैं ताकि नए सेल बन जाएं। इसलिए इस फेज को हम फॉर्मेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव फेज अगर ज्यादा टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। फॉर्मेटिव फेज कहाँ पे होता है? टिप्स पर होता है, रूट्स की और शूट्स पे। क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ये सब काम करवा रही होती है तो जाहिर बात है टिप्स पे ये काम होगा। एपिकल मेरिस्टेम की पूरी थ्योरी आपको पता ही है ऑलरेडी। फिर वो क्या कह रहे हैं कि टिप के ऊपर जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे होते हैं, और जाहिर बात है जब सेल डिवाइड होते रहेंगे तो जाहिर बात है सेल के नंबर बढ़ जाएंगे, सेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो वो ये कह रहा है आपसे कि रूट्स की और शूट्स की, बेटा शूट्स हम स्टेम को कहते हैं आसान भाषा में, तो रूट्स और स्टेम है उनकी टिप्स के ऊपर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। जब जाहिर बात है सेल डिवाइड होंगे, नए सेल बनेंगे, तो जाहिर बात है सेल का नंबर बढ़ जाएगा। सेल के नंबर मतलब है सेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो द सेल्स इन दिस फॉर्मेटिव रीजन्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। वो कह रहा है कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, आपके पास एक जगह है, एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर सिर्फ 2 सेल हैं। ठीक है, और अब आपके पास वही स्पेस है और उन्हीं 2 सेलों ने डिवाइड होने के बाद 4 सेल बना लिए, फिर 8 सेल बना लिए, फिर 16 सेल बना लिए, फिर 32 सेल बना लिए। सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है। उसी जगह के अंदर अब नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। जब उसी जगह के अंदर अब नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो जहरी बात है स्पेस कम रह जाएगी।
और जब स्पेस कम रह जाएगी तो वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर क्योंकि सेल्स बन रहे होते हैं तो इसकी वजह से गैप्स कम होने शुरू हो जाते हैं, स्पेसेस कम होनी शुरू हो जाती हैं, सेल के अंदर जो भी स्पेसेस होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं सेल्स के दरमियान, क्योंकि नए सेल्स बहुत सारी जगह ले लेते हैं। इसलिए एक सेल दूसरे सेल से टाइटली पैक्ड हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, सेल का क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से। फिर अच्छा, इनके पास जो वॉल होती है, सेलुलोज वॉल होती है, आपको तो पता है सेल वॉल है, सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है, अगर प्लांट की बात करें तो वो थिन हो जाती है। वो थिन इसलिए होती है क्योंकि उन पे प्रेशर लग रहा होता है। अभी मैं आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ, मैंने इसको डायग्राम के से भी दिखाने की कोशिश की है, इसमें मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए हैं सिर्फ इस डायग्राम को बनाने के लिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है डेंस साइटोप्लाज्म, और आपके पास लिखा हुआ है लार्ज न्यूक्लिया है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को मैं भी डायग्राम से डिस्कस करता हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर रूट और स्टेम की टिप के ऊपर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। जब सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होंगे तो सेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब सेल की क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो जाहिर बात है अंदर स्पेस कम रह जाएगी। ठीक है, और सेल्स क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ड। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी जो लिखा हुआ है थिन वॉल सेलुलोज या थिन सेलुलोज वॉल्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लिया है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक सेल है, ठीक है, डिवीजन होने के बाद जाहिर है इसके आसपास बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन सेल है, ये सेंटर में, और जब डिवीजन होगी तो इसके आसपास बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, ऐसा ही है। ठीक है, ये देखिए हमने डिवीजन करवा दी। सिर्फ मैं बता आपको ये रहा हूँ कि जब भी एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है तो उसके आसपास बहुत सारे नए सेल्स बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखें इन सेल्स बनने की वजह से होगा क्या। ये सेल्स थे, जब इसके आसपास बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, देखिए मैंने एरो से दिखाया कि जो आपके पास सेंटर वाला सेल है उस पर जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा। जब आसपास उसके इतने सारे सेल्स होंगे तो जहरी बात है उस पर प्रेशर लगा रहे होंगे, उस पर दबाव लगा रहे होंगे, उसे दबा रहे होंगे, प्रेस कर रहे होंगे, और इस प्रेस करने की वजह से जाहिर बात है उसकी जो वॉल है, जब उस पर प्रेशर लगेगा तो उसकी वॉल पतली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बलून है, बलून के अंदर जब आप हवा भरते रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं, हवा भर रहे हैं तो क्या करें, प्रेशर लगा रहे हैं ना, हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, उसकी वॉल्स जो है वो बिल्कुल थिन होती जा रही हैं, पतली होती जा रही हैं। एक टाइम पे आप उसे इतना पतला कर देंगे, इतना पतला कर देंगे कि वो बिल्कुल ही अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और बलून भर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, जैसे जैसे सेल्स इसके आसपास बनने शुरू हो जाएंगे तो सेल्स पे प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से देखें इसकी वॉल जो है, देख रहे हैं वो, यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक सी बनाई है, और यहाँ देखें पहले इसकी वॉल देखें थिक नजर आ रही है आपको। तो प्रेशर की वजह से हो क्या रहा है, ये देखें ये थिक वॉल थी, लेकिन यहाँ पे देखें वॉल जो है वो थिन हो गई। यहाँ तक आपको क्लेरिफाई हो जाना चाहिए कि जब नए सेल्स बनते हैं तो सेल्स की जो वॉल होती है वो थिन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अब हमने एक और बात पढ़ी थी, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए डेंस साइटोप्लाज्म क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हम कहते हैं सेल के लिक्विड को। देखिए मेरा कर्सर देखें, यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास फ्लूइड आपको ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन जब सेल श्रिंक हो गया उस प्रेशर लगने की वजह से, जब सेल सिकुड़ गया बेचारा छोटा सा हो गया, तो देख रहे हैं साइटोप्लाज्म कम हो गया। अब उतना ही साइटोप्लाज्म कम जगह में आ रहा है। तो अगर कोई भी लिक्विड या कोई भी पार्टिकल ज्यादा जगह घेरता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी लेस डेंसर है। और अगर कोई भी पार्टिकल कम जगह घेरता है और उसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसे कहते हैं वो डेंस मटेरियल है। इस चीज़ को भी मैंने आगे डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, मैं उस पर भी आता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस को भी देख लीजिए, देखें यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज इतना है, और आफ्टर प्रेशर देखें इसका साइज अभी भी उतना ही है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा सेल है, इतने बड़े सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल छोटा हो गया लेकिन न्यूक्लियस उतना ही है। इसका मतलब अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें, इन दोनों चीज़ों को, तो इसके कंपेयर में आपको ऐसा लगेगा कि ये न्यूक्लियस बड़ा है। क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस को आपने छोटी सी जगह में रखा हुआ है, तो ये न्यूक्लियस आपको रिलेटिवली बड़ा लग रहा है, ऐसा है नहीं, ये सिर्फ आपको लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा टैंक है, या एक बहुत बड़ा कोई कंटेनर है, उसके अंदर मैं एक बॉल डाल देता हूँ तो वो बॉल तो उसमें पता ही नहीं लगेगी,
ऐसा ही है। और जब मैं उस बॉल को हाथ में लूंगा तो ज़ाहिरी बात है मुझे वो बड़ी फील हो रही होगी। तो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप किसी चीज़ को किसी बहुत ज़्यादा स्पेस के अंदर रख देते हैं, जैसे हम चांद को बहुत दूर से देखते हैं या हम सूरज को बहुत दूर से देखते हैं, तो हमें बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसे बहुत करीब से देखते हैं तो वो चांद बड़ा होता रहता है। तो अगर हम उसे दूर से देख रहे हैं वो छोटा नहीं है, वो हमें रिलेटिवली लग रहा है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हुआ हुआ है वो रिलेटिवली है। बहुत सारी कंडीशंस हमें रिलेटिवली पढ़नी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बस में सफर कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त रुका हुआ हूँ, ऐसा ही है। तो मेरी एब्सोल्यूट स्पीड तो जीरो है, लेकिन मेरी रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि जो जितनी स्पीड से बस जा रही है मैं भी उतनी स्पीड से जा रहा हूँ, क्योंकि 10 मिनट के बाद जहां बस पहुंचेगी मैं भी वहीं पहुंचूंगा। मेरी स्पीड खुद से जनरेट नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि मैं पार्ट हूँ बस का, इसकी वजह से जो उसकी स्पीड होगी वो उस वक्त वही मेरी स्पीड काउंट होगी, जबकि मैं तो रेस्ट में हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें रिलेटिवली पढ़नी पड़ती हैं साइंस के अंदर। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस को भी हमने रिलेटिवली बताया है। न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता नहीं है, हम ये कहते हैं कि रिलेटिवली बढ़ गया है, क्योंकि अब सेल छोटा हो गया है। सिर्फ सेल छोटा हुआ है, न्यूक्लियस छोटा नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस रिलेटिवली लार्ज हो गया है। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो डेंसिटी आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आपके पास न्यूमरेटर के अंदर लिखी होती है, बेटा न्यूमरेटर का मतलब है अपॉन से ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, डैश से ऊपर वाली वैल्यू, डिवाइड से पहले वाली वैल्यू। जो भी चीज़ आपके ऊपर उस पर लिखी होती है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। जो भी क्वांटिटी न्यूमरेटर के अंदर है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर के अंदर है, तो आप उसे बोलेंगे कि उसका रिलेशन डायरेक्टली है। और जो भी क्वांटिटी आपके पास डिवाइड के अंदर है, मींस डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आप उसे बोलेंगे उसका रिलेशन इनवर्सली है। तो यहाँ पे डेंसिटी का अगर हम रिलेशन को देखें, क्योंकि मास ऊपर लिखा हुआ है तो मींस कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वॉल्यूम क्योंकि नीचे डिवाइड में आ रहा है इसका मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर। मैं दोबारा भी बता देता हूँ बहुत आसान करके। दो क्वांटिटीज के दरमियान एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, ठीक है, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, या एक क्वांटिटी को कम कर रहे हैं दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। एक क्वांटिटी को बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, या एक को कम करने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, देख रहे हैं इफेक्ट अपोजिट आ रहा है, तो आप इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा फॉर्मूले में जो कुछ भी ऊपर लिखा होता है उसे आप डायरेक्टली कहते हैं, और जो कुछ भी फॉर्मूले के अंदर नीचे डिवाइड में होता है उसे आप इनवर्सली कहते हैं। तो इसका मतलब मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल क्योंकि मास ऊपर लिखा हुआ था इसका मतलब मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो अगर मैं मास को बढ़ाता हूँ, एरो का साइन ऊपर लगाने का मतलब है कि मास बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मास बढ़ता है तो जाहिर है डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी तरह से, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले में डिवाइड में लिखा है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसे आप देखिए गौर से। वॉल्यूम अगर मैं यहाँ इस सेल का देखूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर से पहले, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर से पहले मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही थी, तो जितनी ज़्यादा केमिस्ट्री लग सकती थी आपको समझाने के लिए मैंने उतनी ज़्यादा केमिस्ट्री को यहाँ पे यूज़ किया है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई हो जाए। तो अगर आप इस सेल का वॉल्यूम देखें, वो सेल जिसपे अभी प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ, तो इस सेल का वॉल्यूम आपको ज़्यादा नजर आ रहा है, ठीक है, रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो देखें डेंसिटी कम होगी, राइट। अगर हम प्रेशर के बाद की बात करें तो देख रहे थे आप सेल छोटा हो गया था। अभी पुरानी स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि जब प्रेशर लगता है तो हर तरफ से जब सेल पे दबाव पड़ेगा तो जाहिर बात है सेल श्रिंक हो जाएगा, और जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो जाहिर है सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने मास को तो छेड़ा ही नहीं। अभी भी उतना ही साइटोप्लाज्म है जितना पहले था, बस पहले जो साइटोप्लाज्म था वो ज़्यादा जगह घेरा था, अब जो आपके पास साइटोप्लाज्म है वो कम जगह घेरा है। तो यहाँ मैंने आपको तीनों पॉइंट्स क्लियरफाई करती हैं कि वॉल्स थिन क्यों होती हैं, न्यूक्लियस इनलार्ज क्यों होता है, साइटोप्लाज्म डेंस क्यों होता है। यहाँ तक कि आप अगर किसी फैसिलिटेटर से भी पूछेंगे ना, तो भी आपको वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर घुमा देगा, ठीक है। तो जाहिर है ये साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस है क्योंकि इसकी डेंसिटी से आता है। नेक्स्ट के अंदर आ जाइए इलॉन्गेशन फेज के अंदर। बेटा अभी तक यहाँ तक हमने ये बात पढ़ी है कि जितने भी सेल्स हैं वो न्यूली फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब सेल क्या होगा,
अब सेल वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब सेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो सेल जाहिर बात है लंबा होना शुरू हो जाएगा, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, खिंचना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस फेज को हम कहते हैं इलोंगेशन फेज, क्योंकि इस फेज में सेल इलोंगेट हो जाता है, इसलिए इस फेज को हम कहते हैं इलोंगेशन फेज। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, दिस फेज अकर्स इमीडिएटली बिहाइंड द फॉर्मेटिव फेज। ये तो जाहिर है, जैसी फॉर्मेटिव फेज हो जाता है उसके बाद फौरन से ये इलोंगेशन फेज आ जाता है, ये तो कॉमन सेंस है, तो आप खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को। इन दिस फेज सेल डू नॉट डिवाइड, इस सेल के अंदर इस फेज के अंदर सेल डिवाइड नहीं होते, ठीक है, बट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से दे लार्ज एंड elongate, वो बड़े होते हैं और खिंच जाते हैं अंटिल दे रीच देयर मैक्सिमम साइज। वो आपसे ये कह रहा है कि जो सेल न्यूली फॉर्म हो चुके हैं वो कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। कब तक वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे? जब तक उनके अंदर एबिलिटी है पानी को बर्दाश्त करने की, और जितना ज़्यादा वो खिंच सकते हैं, जितना ज़्यादा वो मैक्सिमम साइज तक पहुंच सकते हैं, वो उतनी ज़्यादा मैक्सिमम साइज तक पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपके पास है elongation फेज। उसके बाद आ जाइए डिफरेंशिएशन या फिर मेच्योरेशन फेज। मेच्योरेशन फेज हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल नया फॉर्म हो चुका था, सेल ने वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, सेल मेच्योर हो गया, इसलिए हम इसे मेच्योरेशन फेज कह रहे हैं। डिफरेंशिएशन फेज क्यों कहते हैं, ये मैं अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। सो दिस फेज अकर्स बिहाइंड द रीजन ऑफ elongation। जब elongation फेज कंप्लीट हो जाएगा तो मेच्योरेशन फेज आ जाएगा, जाहिर है ये तो कॉमन सेंस है। इन दिस प्लेस थिकनिंग ऑफ सेल वॉल टेक प्लेस। इस फेज के अंदर क्या होता है, जो आपके पास सेल वॉल होती है वो वापस थिक होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट है कि सेल वॉल्स थिक क्यों होती हैं। देखें, जैसे जैसे सेल पुराना होता रहता है, आपको पता है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी से बाहर चला जाता है। ये आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन के अंदर, चैप्टर नंबर 1 जोलॉजी के अंदर, कि एनिमल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जबकि प्लांट के अंदर तो कोई ऐसे ऑर्गन नहीं होते जो कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालें, सॉलिड वेस्ट मटेरियल को। तो प्लांट की बॉडी में क्या होता है, वही मटेरियल अक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, वही मटेरियल जमना शुरू हो जाते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद जो स्टेम है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। एक टाइम पे वो इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है, वो उस टाइम लकड़ी बन जाती है। तो उसके पीछे रीजन यही है, सिंपल सी, कि क्योंकि प्लांट की बॉडी में कोई इस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है कि वो किसी सॉलिड मटेरियल को प्लांट की बॉडी से बाहर फेंक सकें। तो मजबूरन वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो प्लांट की बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो सॉलिड पार्टिकल्स प्लांट की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसी की वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे अगर आप सोचें तो जो सेल नया नया बना होगा, जो सेल नया नया बना होगा उसकी वॉल्स तो थिन होती हैं, अभी हमने पढ़ा, जब सेल नया नया होता है तो उस पर प्रेशर लगने की वजह से उसकी वॉल्स थिन हो जाती हैं। लेकिन जब सेल बड़ा हो जाता है, सेल मेच्योर हो जाता है, तो उसकी वॉल्स कैसी हो जाती हैं, थिक। ये भी हमने पढ़ा, क्योंकि केमिकल्स बॉडी से बाहर नहीं जाते, वो वॉल्स के अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक नए सेल के अंदर वॉल थिन होती है, जबकि एक पुराने सेल के अंदर वॉल थिक हो जाती है। तो अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्यों, कैसे? जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी सैंपल को लेकर जाओगे सेल्स के, तो वहां पे आपको बहुत सारे सेल नजर आएंगे। जहां पे जिस सेल की बाउंड्री, जिस सेल की वॉल आपको थिन नजर आती है, आप समझ जाइएगा कि ये सेल नया नया बना हुआ है। और जहां पे सेल की वॉल आपको थिक नजर आती है, थोड़ी सी हार्ड नजर आती है, थोड़ी सी डार्क नजर आती है, और थोड़ा सा आपको ब्रॉड नजर आती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेल पुराना है। तो इस फेज के बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप एक दूसरे में फर्क कर सकते हैं कि कौन सा सेल नया है और कौन सा सेल पुराना है। इसलिए इस फेज को हम डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं, ठीक है। द enlarged एंड elongated cells आर modified into permanent ones। उसके बाद जो सेल्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, जहरी बात है, हार्ड हो गए अब, परमानेंट इसलिए हो जाते हैं, अब वो डिवाइड नहीं होते और अब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक साइंटिफिक रीजन भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। साइंटिफिक रीजन हमसे कहता है, डू द सेल beneath द formative phase differ from each other। वो आपसे कह रहा है कि वो सेल्स जो कि फॉर्मेटिव फेज से नीचे हैं, beneath द फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज से पहले के सेल या उससे पहले के सेल जो हैं, ड्यू द सेल beneath द फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज से पहले के सेल जो हैं वो क्या, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर नए सेल्स बनते हैं, और फॉर्मेटिव फेज से सेल पुराने ही थे, फॉर्मेटिव फेज से पहले जितने सेल थे वो सारे पुराने सेल हैं। जब फॉर्मेटिव फेज स्टार्ट होता है तो सेल्स नए बनते हैं।
लेकिन अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं लेक्चर को बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ तो आप इसे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं, आपके पर रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो सवाल वो आपसे ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर, फॉर्मेटिव फेज से पहले के जो सेल्स हैं, क्या उनके अंदर कोई फर्क होता है फॉर्मेटिव फेज में आने के बाद? बिल्कुल होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव फेज से पहले के जो सेल्स हैं वो मेच्योर हैं, ठीक है। और फॉर्मेटिव फेज के अंदर जो सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल न्यूली फॉर्म होते हैं। ऐसा ही अभी हमने ये पढ़ा कि फॉर्मेटिव फेज के अंदर नए सेल्स बनते हैं। तो जो पुराने सेल्स हैं वो मेच्योर होंगे, और अगर वो मेच्योर हैं उनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक सेल नया नया बना है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, मीन्स बिल्कुल सॉफ्ट होगा। और जाहिर बात है जब वो सॉफ्ट है तो वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से एक नया नया बेबी होता है तो वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होता रहता है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, उसकी मासिंग में भी फर्क आ जाता है, और जाहिर है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। सो यही रीजन है, इसको हम देख लेते हैं। द सेल्स बीनीथ द फॉर्मेटिव फेज, फॉर्मेटिव फेज के जो पहले के सेल्स होते हैं डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो आपसे कह रहा है कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पे। द सेल beneath the formative phase have different functions like the matured cells। वो कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव फेज से पहले के सेल्स हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, क्यों? क्योंकि वो मेच्योर्स हैं। हैव डिफरेंट फंक्शंस देन द नॉट मेच्योर्ड सेल्स। तो जाहिर है जो मेच्योर्ड सेल है, मेच्योर्ड सेल्स वो सेल्स होंगे जो फॉर्मेटिव फेज से पहले के सेल्स हैं, जाहिर है वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और जो नॉन मेच्योर सेल्स होंगे, अनमेच्योर सेल्स होंगे, वो जाहिर है अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। इस बॉटनी पोर्शन में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया सेकेंडरी ग्रोथ का, उसके बाद हमारा ये पोर्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी क्लास को एंड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट में या जिस भी तरह से आप मुझसे पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।